बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा था एक दिव्य राज्य, चंद्रावती। यह राज्य न केवल अपनी समृद्धि, ज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहां की रानी ईश्वरी की अनुपम सुंदरता, बुद्धिमत्ता और रहस्यमयी व्यक्तित्व के लिए भी विख्यात था। लेकिन जितनी सुंदर थी वह रानी, उतना ही गहरा और अजीब था उसका अतीत। किसी को नहीं पता था कि वह कौन थी, कहां से आई थी और क्यों उसने कभी विवाह नहीं किया। एक दिन की बात है, जब चंद्रावती में भव्य मेले का आयोजन चल रहा था, उसी समय एक अजनबी राज्य में पहुंचा। उसके वस्त्र सामान्य लेकिन आंखें तीव्र थीं। उसका नाम था यशवर्धन, एक कवि और यात्रा वृत्तांत लेखक। जैसे ही उसने रानी ईश्वरी को दरबार में देखा, वह मंत्रमुग्ध रह गया। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि रानी की आंखों में कोई अदृश्य पीड़ा छिपी हुई है, एक ऐसा रहस्य जिसे वह खुद भी समझना चाहता था। यशवर्धन ने चंद्रावती में रहकर वहां की संस्कृति, लोगों और प्राचीन किंवदंतियों पर लेखन शुरू किया। तभी उसे एक बूढ़े पुजारी से यह सुनने को मिला, रानी ईश्वरी 16 वर्ष पहले एक तूफानी रात को महल के द्वार पर पड़ी मिली थी, अकेली, घायल और बेहोश। राजा और रानी ने उसे गोद ले लिया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके सपनों में एक रहस्यमयी स्त्री की परछाई और एक जलते महल की छवि दिखती रही। यह सुनते ही यशवर्धन का मन और भी ज्यादा जिज्ञासु हो उठा। वह उस सपने की गहराई तक जाना चाहता था। एक दिन यशवर्धन को रानी का निमंत्रण मिला, एक निजी रात्रि भोज के लिए। जब वह चंद्रमहल पहुंचा, तो पहली बार रानी ईश्वरी से एकांत में संवाद हुआ। रानी ने कहा, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को चुनौती दे? यशवर्धन ने सिर हिलाया। रानी ने फिर बताया कि हर पूर्णिमा की रात उसे जलते हुए महल की छवि दिखती है, एक बच्चे की चीख और एक स्त्री जिसकी आंखें ठीक उसकी जैसी हैं। वह जानना चाहती थी कि वह कौन है और क्यों यह सपना उसे अब भी सताता है। यशवर्धन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। उसने चंद्रावती की लाइब्रेरी में पुरानी पांडुलिपियां पढ़ना शुरू किया। एक दस्तावेज में उसे एक नाम मिला, राज्य सोमगिरी। उसमें लिखा था कि सोमगिरी पर एक बार हमला हुआ था और उस दिन महल जल गया था। पूरा राज परिवार मार दिया गया था, सिवाय एक शिशु के जिसे एक दासी लेकर भाग गई थी। वह दासी कुछ ही दिनों बाद मर गई, लेकिन शिशु का कोई नामो निशान नहीं मिला। क्या रानी ईश्वरी वही शिशु है? राज्य के सेनापति वीरदत्त, जो रानी का संरक्षक भी था, यशवर्धन के शोध कार्य से असहज हो गया। उसने यशवर्धन को चेतावनी दी कि वह इस विषय से दूर रहे। लेकिन उसी रात यशवर्धन पर एक जानलेवा हमला हुआ। वह बच तो गया, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि यह सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यशवर्धन ने चुपचाप सोमगिरी की यात्रा की। वहां उसे एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें राख, आधे जले हुए चित्र और एक चूड़ियों का जोड़ा मिला। उस पर अंकित था, ईरा, ईश्वरी राजकुमारी। अब उसके संदेह को बल मिला। यशवर्धन ने रानी को सब कुछ बताया। ईश्वरी पहले स्तब्ध रही, फिर रो पड़ी। उसके जीवन का खाली पन्ना अब भर चुका था। वह सोमगिरी की असली वारिस थी। लेकिन सवाल था, क्या वीरदत्त को यह पता था? और अगर था, तो उसने यह क्यों छिपाया? रानी ने वीरदत्त को दरबार में बुलाया और यशवर्धन ने उसके सामने सारे प्रमाण रखे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वीरदत्त बोला, हाँ, मैं जानता था। मैंने ही तुम्हारे परिवार को मारा था, क्योंकि राजा सोमगिरी ने मेरी बहन को अपमानित किया था। मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी आंखों में वही आग थी जो मेरी बहन की थी। सारी सभा स्तब्ध थी। रानी ईश्वरी ने आंखों में आंसू लिए, लेकिन स्वर दृढ़ रखते हुए कहा, राज्य अपराधों का न्याय भावनाओं से नहीं, सत्य से होता है। वीरदत्त को मृत्युदंड दिया गया। रानी ने चंद्रावती और सोमगिरी दोनों को एक किया। यशवर्धन से उसका रिश्ता गहरा हो चला था, लेकिन वह जानती थी कि उसका कर्तव्य पहले है। उसने विवाह नहीं किया, लेकिन यशवर्धन को राजकवि बना लिया। हर पूर्णिमा को अब वह जलता हुआ महल नहीं, बल्कि एक नया सूर्य उदित होता दिखता था और रानी ईश्वरी की आंखों में एक नई चमक होती थी। यह कहानी उस आत्मा की है जिसने अपनी पहचान को खोजने के लिए
न केवल अपने सपनों से जूझा, बल्कि अपने अतीत के राख में से भविष्य की ज्योति भी प्राप्त की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, और आगे ऐसी दमदार कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।